प्रिय छात्रों, नमस्ते। आज हम समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि मानव समाज में रहता है। मानव ही नहीं, पशुओं का भी अपना एक समाज होता है। समाजशास्त्र में समाज अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक अवधारणा है। जब समाजशास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है तो ऐसी दशा में इस विज्ञान को सही रूप में समझने की दृष्टि से समाज के निश्चित अर्थ को समझना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। ये कहना पूर्णतः सही है कि यहाँ जीवन है, वहाँ समाज भी है। समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है। यहाँ व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं माना गया है। व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा गया है। इसके बारे में अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अपनी विचारधारा, अपने विचार और अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। विश्वविख्यात समाजशास्त्री मैकाइवर और पेज ने समाज को परिभाषित करते हुए ये बताया है कि समाज को सामाजिक संबंधों के जाल या ताने बाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आपने संबंधों की इस सदैव परिवर्तित रहने वाली जटिल व्यवस्था को समाज माना है। आपका मानना है कि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंध केंद्रीय अध्ययन वस्तु है। जब असंख्य सामाजिक संबंधों का जाल अनेक रीतियों एवं सामाजिक मूल्यों द्वारा व्यवस्था में बदल जाता है तो उसे समाज कहते हैं। र्यूटर के अनुसार समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता या संपूर्णता का बोध कराती है। समाज शास्त्र के बारे में और अधिक गहन अध्ययन करने के लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि समाजशास्त्र की उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम उसके कुछ लक्षण एवं विशेषता निर्धारित कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले समाज अमूर्त है। दूसरा, समाज पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है। समाज में समानता एवं असमानता दोनों ही देखने को मिलती है। समाज में सहयोग और संघर्ष पाया जाता है। समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। एवं लास्ट में हम कह सकते हैं कि समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। समाज अमूर्त है। इसका अभिप्राय है कि समाज व्यक्तियों का समूह न होकर उनमें पनपने वाले सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं। इन्हें न तो हम देख सकते हैं और नहीं छू सकते हैं। इन्हें तो केवल मनुष्य एक दूसरे के साथ रहकर महसूस कर सकता है, अनुभव किया जा सकता है। अतः सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित समाज अमूर्त होता है। यह तो अमूर्त सामाजिक संबंध की एक जटिल व्यवस्था इसीलिए मानी गई है। मैकाइवर पेज का जो मुख्य रूप से मानना है कि इनमें पारस्परिक जागरूकता देखने को मिलती है। पारस्परिक जागरूकता के अभाव में न तो सामाजिक संबंध बन सकते हैं और न ही समाज। जब तक लोग एक दूसरे की उपस्थिति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिचित नहीं होंगे तब तक उनमें जागरूकता नहीं पाई जा सकती है और न ही अंतःक्रिया भी हो सकती है। इस जागरूकता के अभाव में न तो वह एक दूसरे से प्रभावित होंगे और न ही प्रभावित कर सकेंगे, अर्थात इनमें अंतःक्रिया नहीं होगी। अतः इस आधार पर यह कहा जा सकता है
कि सामाजिक संबंधों के पारस्परिक जागरूकता का होना अत्यंत आवश्यक है और जागरूकता के आधार पर निर्मित होने वाले सामाजिक संबंध की यह एक जटिल व्यवस्था है जो हम आसानी से नहीं समझ सकते। समाज में समानता और असमानता दोनों ही पाई जाती है। समाज में दोनों ही एक दूसरे के साथ हमें देखने को मिलती है। ये दोनों समाज के लिए अत्यंत आवश्यक भी हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है और ये एक दूसरे की पूरक हैं। किसी ऐसे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें पूर्णतया समानता और पूर्णतया असमानता होती हो। ये दोनों ही समाज में अनिवार्य रूप से देखने को मिलती हैं। समाज में समानता और असमानता के बाद अगर हम देखें समाज की विशेषता के रूप में, तो ये पाया जाता है कि समाज में सहयोग भी होता है और संघर्ष भी मिलता है। समाज में दोनों ही प्रकार की शक्तियां देखने को मिलती है और इसी से ही समाज आगे बढ़ता है। न तो पूर्णतया समाज में संघर्ष पाया जाता है और न ही पूर्णत रूप से हमें सहयोगी देखने को मिलता है। दोनों ही समाज के विकास के लिए आवश्यक भी हैं। प्रत्येक समाज में सहयोग के समान संघर्ष भी एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में सदैव पाई जाती है। ये कहा जा सकता है कि जहाँ समाज है वहाँ संघर्ष भी है और संघर्ष कोई बार बार होने वाले अन्याय, अत्याचार, शोषण को समाप्त करने में मदद भी करता है। लेकिन समाज में संघर्ष के बजाय सहयोग को अधिक महत्व दिया जाता है। आज तक का इतिहास बताता है कि मानव ने जितना समय संघर्ष में बिताया है उससे कहीं अधिक समय सहयोग एवं शांति में बिताया। अतः अंत में हम कह सकते हैं कि संघर्ष सहयोग के अधीन है। समाज में समाज और एक समाज दोनों का ही प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया गया है। समाज जो व्यक्ति मनुष्यों के सामाजिक संबंधों के द्वारा निर्मित होता है और एक समाज व्यक्तियों के एक समूह के रूप में पाया जाता है। और इनमें मुख्यतः अंतर हम इस रूप में कह सकते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज व्यक्तियों का एक समूह है। समाज सामाजिक संबंधों के अमूर्त होने का कारण बताता है, जबकि एक समाज व्यक्तियों का एक समूह होने के कारण यह मूर्त है। समाज व्यक्तियों का उत्तरदायित्व असीमित होता है, जबकि एक समाज में व्यक्तियों का उत्तरदायित्व सीमित होता है। समाज का आकार व्यापक होता है और एक समाज अपेक्षाकृत इससे छोटा पाया जाता है। समाज में व्यक्तियों की बहुलता के कारण असमानता, भिन्नता अधिक देखने को मिलती है, जबकि एक समाज में समानता काफ़ी पाई जाती है। सामान्यतः समाज विशेष और एक समाज के अध्ययन न करके समाज का अध्ययन करना ही हमारे लिए आवश्यक है। समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हम समाज को ही अधिक महत्व देते हैं और यही हमारा एक व्यापक विषय है और यह हमारा विषय वस्तु के रूप में भी महत्वपूर्ण माना गया। समाज के बारे में गहन अध्ययन करने के लिए हमें समाज के प्रकारों पर भी प्रकाश डालना होगा। समाजशास्त्र में समाज के कुछ मुख्य प्रकार हैं, जैसे परंपरागत व मुक्त समाज, आदिम व सभ्य समाज, सरल व जटिल समाज। कार्ल मार्क्स ने समाज का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार किया है: आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज, समाजवादी समाज। परंपरागत समाज साधारणतया जिसमें परंपराओं अथवा प्रथाओं का विशेष महत्व होता है। परंपरागत समाज में धर्म का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी प्रभाव पाया जाता है। व्यक्तियों के विश्वासों, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में धार्मिक
या आध्यात्मिक तत्वों की प्रधानता देखने को मिलती है, ऐसे समाज में विज्ञान का कोई विशेष महत्व नहीं होता। व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण अधिकतर परंपराओं के आधार पर ही होता है, कहीं कहीं जन्म के आधार पर भी देखने को मिलता है। कुल मिलाकर ये पाया गया है कि ऐसे समाज में व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करने या सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखने में धर्म, नैतिकता, प्रथा, परंपरा, रूढ़ि एवं जनमत का विशेष महत्व होता है। ऐसे समाज को परंपरागत समाज के रूप में जाना जाता है। अगला है मुक्त समाज। मुक्त समाज का तात्पर्य है ओपन सोसाइटी या खुला समाज। मुख्यतः ये देखा गया है कि इस प्रकार के समाज में परंपरागत समाज से कुछ भिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ऐसे समाज में धर्म, नैतिकता, प्रथा, परंपरा आदि का महत्व बिल्कुल नहीं पाया जाता। इतना अवश्य हम कह सकते हैं कि मुक्त समाज में परंपरागत समाज की तुलना में इन सब का महत्व काफ़ी कम होता है। मुक्त समाज रूढ़िवादी समाज नहीं होकर प्रगतिशील और सापेक्ष रूप में अधिक परिवर्तनशील समाज होता है। ऐसे समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार जन्म, प्रथा, परंपरा आदि नहीं होकर व्यक्तिगत योग्यता या गुण होते हैं। यहाँ जाति व्यवस्था के बजाय वर्ग व्यवस्था को महत्व अधिक दिया जाता है। इस प्रकार इन मुक्त समाज जो है वो वर्तमान समय के समाजों के रूप में माना जा सकता है। ऐसे समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन जैसे कानून, पुलिस, प्रशासन, अदालत आदि का अनौपचारिक साधनों प्रथा, जनमत, रूढ़ी, धर्म, नैतिकता की तुलना में अधिक महत्व देखने को मिलता है। आदिम और सभ्य समाज। सभ्यता की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो ये देखने को मिलता है कि आदिम समाज वह समाज है जो मानव शास्त्री जिसे आदिम शब्द का प्रयोग करते हुए उस समाज को मानते हैं जो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से छोटे होते हैं, जिनकी अधिक गतिशीलता नहीं पाई जाती। ये अन्य समाजों की तुलना में सरल, प्रौद्योगिकी के रूप में पिछड़े हुए होते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था भी आदिम यानी कि खेती से संबंधित अधिक होती है। सामाजिक कार्यों में कम विशेषीकरण पाया जाता है। इसके बारे में रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है कि आदिम समाज हम उस समाज में कहेंगे जहाँ पर अधिकांशतः जनजातियाँ पाई जाती हैं जो पहाड़ी, पठारी या घने जंगलों में निवास करती है और जो आधुनिक सभ्यता की दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। ऐसे समाजों को सरल समाज या आदिम समाज के रूप में जाना जाता है। भारत में अनेक जनजातियाँ जैसे टोडा, कमार आदि आदिम समाजों के ही उदाहरण हैं। सभ्य समाज वह समाज है जो जनसंख्या, क्षेत्र, सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से काफ़ी बड़े होते हैं और जिनकी प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था काफ़ी विकसित प्रकार की होती है और जिनमें सामाजिक कार्यों का काफ़ी विशेषीकरण पाया जाता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये आदिम समाज से बिल्कुल विपरीत विशेषताओं को लिए हुए हैं। ये समाज जटिल समाज होते हैं क्योंकि इनमें परिवर्तन तीव्र गति से पाया जाता है। इनमें सामाजिक कार्यों का भी विशेषीकरण, इनमें साहित्य, कला एवं विज्ञान का विशेष महत्व होता है। शिक्षा व्यापक प्रसार के रूप में तथा विकसित राजनीतिक संगठन भी देखने को मिलते हैं। द्वितीयक संबंधों, समूहों की अधिक प्रधानता रहती है। इस प्रकार
इन दोनों ही प्रकार के समाज हमें एक दूसरे से भिन्न विशेषताओं को लिए हुए होते हैं। कार्ल मार्क्स ने जो बताए हैं, एशियाई समाज भी लगभग आदिम समाज जैसे ही होते हैं। इसे आदिम साम्यवादी समाज भी कहा गया है। ऐसे समाज में उत्पादन के साधनों पर पूरे समुदाय का समान अधिकार होता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष का या कुछ व्यक्तियों का। उत्पादन प्रणाली आदिम प्रकार की होती है। लोग तीर कमान तथा पत्थर के कुछ औजारों की सहायता से थोड़ा बहुत उत्पादन एवं पशुओं का शिकार कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ऐसे समाज में न तो वर्ग भेद होता है और न ही शोषण पाया जाता है। एशियाई समाज का एक उदाहरण बताते हुए उन्होंने कहा कि एशियाई समाज यह एक ऐसा समाज है जिसकी कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था उत्पादन की छोटी छोटी इकाइयों पर आधारित होती है तथा जिनमें केंद्रित राज्य और नौकरशाही की विशेषता देखने को मिलती है, जिसकी शक्ति जलपूर्ति नियमन पर निर्भर करती है। ऐसे समाजों में कृषि उत्पादन छोटी छोटी इकाइयों के द्वारा किया जाता है और राज्य तथा नौकरशाही जलपूर्ति से संबंधित प्रमुख कार्यों को संपन्न करता है। प्राचीन समाज, ये समाज परंपराओं को विशेष महत्व देते हैं। व्यक्तियों के व्यवहारों का निर्धारण परंपराओं द्वारा होता है। ऐसे समाजों में उत्पादन की प्रणाली अधिक विकसित नहीं होती। लोग पशुपालन एवं खेती का कार्य साधारणतः कम विकसित औजारों की सहायता से करते हैं। ऐसे समाज में निजी संपत्ति की धारणा के होने से संपत्ति का असमान वितरण पाया जाता है। परिणाम स्वरूप आर्थिक आधार पर बने वर्ग देखने को मिलते हैं। सामंतवादी 11वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के यूरोपीय समाज और जापान सामंतवादी समाज के ही विभिन्न उप प्रकारों के अंतर्गत आते हैं। ऐसे समाजों में भूमि तथा उत्पादन के अन्य साधनों पर साधारण किसानों का अधिकार न होकर कुछ सामंतों या जमींदारों का अधिकार होता है। यह लोग अर्धदास किसानों से खेती एवं उत्पादन का कार्य करते हैं। निजी संपत्ति की विकसित धारणा के कारण इस प्रकार के समाजों में संपत्ति का असमान वितरण देखने को मिलता है। ऐसे समाजों में सामंतों तथा किसानों का शोषण किया जाता है और वर्ग भेद एवं वर्ग संघर्ष पाया जाता है। इनमें राजनीतिक शक्ति भी कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित होती है। पूंजीवादी समाज के बारे में कार्ल मार्क्स का मानना है कि यह समाज मशीनों के आविष्कार एवं बड़े बड़े उद्योग धंधों का विकास होने के साथ साथ हुआ है। मशीनों की सहायता से बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा है। उत्पादन के साधनों पर कुछ पूंजीपतियों का अधिकार हो गया है। उत्पादन कार्य वेतनभोगी मजदूरों की सहायता से किया जाने लगा है। पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ता गया और वह अधिकाधिक धनी होते गए और दूसरी ओर श्रमिक अपने श्रम को बेचकर मुश्किल से इतना ही कमा पाते थे जिससे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। श्रमिकों का पूंजीपतियों द्वारा शोषण बढ़ता गया। इस प्रकार इस समाज में पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग, दो प्रकार के वर्ग जो है वह विकसित हुए। तो समय के बदलाव के समय में परिवर्तन के साथ साथ समाज में अलग अलग वर्ग देखने को मिले और इसी वर्ग की विशेषताओं और समाज की परिवर्तन के आधार पर समाज में हमें अनेक प्रकार के अलग अलग समाज पाए गए हैं और उनकी विशेषताओं के निर्धारण के द्वारा ही इनकी विशेषताओं को निर्धारित किया जाता है। धन्यवाद।